जय हिंद। आज मैं राजनीति शास्त्र के बीए तृतीय वर्ष के बच्चों का 2020 का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। और इसके बाद एक वीडियो और हमारी आएगी जिसमें से सभी आ जाएंगे। पेपर 1 जो है पूरी तरीके से एनालिसिस उसमें रहेगा, सभी आ जाएंगे, उससे बाहर नहीं आएगा। आप लोग इसको सही से अगर देख लो, उसे भी पढ़ लो। मैं जितनी वीडियो बना रहा हूँ बस इतने वीडियो से ज़्यादा मेरा अब नहीं आएगा। मेरे ख्याल से चौथा वीडियो है ये। 4 वीडियो के बाद एक वीडियो बस और आएगा। 5 वीडियो में से आपके कम से कम 80 क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे, बस इतने से ही देखने के बाद। तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। अब कराते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फांसीवाद का विश्वास था। मैंने कहा ना, फांसीवाद का विश्वास किस में रहता है? एक व्यक्ति की तानाशाही में। उसमें जैसे हिटलर हैं, मुसोलिनी हैं। मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद आया। फांसीवाद का उदय हुआ, इटली में हुआ था। इसके पहले वाली वीडियो में भी हम बता चुके हैं। एक व्यक्ति की तानाशाही में एक ही व्यक्ति के हाथ में सारा पावर रहता है। वो सोचता है कि हमारे हाथ में सारा पावर रहे और सभी चीज़ों पे, इंसान के सभी क्रियाकलापों पे हमारा नियंत्रण है। अगर कोई कुछ खा रहा है तो हम डिसाइड करेंगे क्या खाना है। धर्म को मानना है कि नहीं मानना है हम डिसाइड करेंगे। यही फांसीवाद होता है। मतलब सभी काम पे आपके नियंत्रण रहता है। कौन सा बिजनेस करेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो कहेगा तभी कर पाएंगे। तो फांसीवाद में यही होता है कि बिना बिना सरकार जो होती है, जो वहाँ पे गवर्नमेंट होती है, फांसीवादी गवर्नमेंट, बिना उसके नियम कानून के आप नहीं कर सकते। जो चाहेगा वही होगा। एक व्यक्ति के तानाशाही में विश्वास करता है, एक ही व्यक्ति के हाथ में बागडोर होता है। जैसे हमारे भारत में भी है। तो भारत में हालांकि फांसीवाद नहीं है, लेकिन अगर देखें तो एक व्यक्ति की बात होती है। जैसे मोदी 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 लोग करते हैं, तो मोदी मोदी क्या है? एक व्यक्ति की बात करते हैं। किसमें? भाजपा में। और वही कांग्रेस में राहुल राहुल की बात करते हैं। तो एक अगर ये चाहे तो तानाशाह हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कानून का शासन है। कानून के हिसाब से सभी लोग नियुक्त होते हैं, इसलिए तानाशाह होना इतनी आसान बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। रॉबर्ट ओवन ने सबसे पहले समाजवाद का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 3, हु गेट्स वाट व्हेन हाउ पुस्तक के लेखक कौन है? मैंने इसके पहले भी बता चुका है। राजनीति कब और कैसे, ये हिंदी में दिया रहेगा, इंग्लिश में ऐसे दिया रहेगा। तो इसका बस एक ही आंसर, लास्वेल ने ऐसा लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व नहीं है। राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व नहीं है। देखिए, इसमें सभी सहायक तत्व हैं, जो इसमें ऐसा नहीं जो नहीं है। अब भौगोलिक एकता अगर इसमें सही, अगर मान लीजिए नहीं लिख करके आता तो सभी हो जाएंगे, लेकिन इसमें सबसे अच्छा अगर है तो भौगोलिक एकता। कन्याकुमारी से कश्मीर तक परिंदा पर नहीं मार सकता, तो भौगोलिक एकता। भौगोलिक मतलब यहाँ से ज़मीन, यहाँ से कन्याकुमारी से लेकर ज़मीन तक, कश्मीर तक की ज़मीन अपना ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अराजकतावादी विचारधारा को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है। अराजकतावादी विचारधारा को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है बाकुनिन और क्रोपाटकिन को। ये दोनों लोग जो है अराजकतावादी हैं, अराजकतावादी विचारक हैं। इन्होंने वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 6, उदारवाद का मूल सिद्धांत है। उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है? आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। व्यक्ति स्वतंत्रता, वो हमेशा स्वतंत्रता की डिमांड करता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र रहने दिया जाए। उन्हें नौकरी और कोई काम जॉब की ज़रूरत नहीं है। वो अपना जो भी काम होगा कर लेगा। आप बस, वर्तमान सरकार भी हमारी यही कर रही है, उदारवादी है। उदारवादी कह लें, व्यक्तिवादी कह लें, दोनों एक दूसरे के पूरक ही माने, एक दूसरे का परिमार्जित रूप है, बदला हुआ रूप है। पहले व्यक्तिवाद है, उसी का बदला हुआ रूप उदारवाद है। तो व्यक्तिक स्वतंत्रता, सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता कहता है कि सभी व्यक्ति, सबको स्वतंत्र छोड़ दो, सब लोग अपना अपना कर लेंगे, अपना ध्यान दे लेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ दे ही देते हैं, अडानी अंबानी अपना अपना ध्यान दे ले रहे हैं, सभी लोग नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए हमारा देश लोक कल्याणकारी राज्य है ना, ये कि सब पे ध्यान दिया जाता है। कोई प्राइवेट बिजनेस करना चाहता वो भी कर ले, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल खोलना चाहता वो भी खोल ले, कोई सरकारी, अगर सरकार सरकारीकरण करना चाहती है, सरकारी नौकरी देना चाहती है तो वो भी कर ले। तो हमारा देश क्या है? कल्याणकारी राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य है। लोगों के कल्याण के बारे में सोचती है, चाहे प्राइवेट कोई करना चाहे, चाहे वो सरकारी करना चाहे, दोनों को देखती है।
क्वेश्चन नंबर 7वां, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो क्या करता है, धर्म को राजनीति से अलग करता है। हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करता है, किसी या हिंदू धर्म को सपोर्ट नहीं करता या मुस्लिम धर्म को सपोर्ट नहीं करता है, विरोधी भी नहीं है, विरोध भी नहीं करता है, किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता है, वो न्यूट्रल रहता है, सभी लोग को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार देता है कि सभी लोग अपना अपना धर्म माने, धर्मनिरपेक्ष राज्य वही है। क्वेश्चन नंबर 8, वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तिवाद को तर्क संगत माना है। देखिए सबसे उग्र व्यक्तिवादी अगर कोई है तो हर्बर्ट स्पेंसर है, इसको हर्बर्ट स्पेंसर भी लिख के आएगा, स्पेंसर भी लिख के आएगा, तो वही टाइटल है, टाइटल नाम में थोड़ा जुड़ा रहता है ना, तो हर्बर्ट स्पेंसर, तो हर्बर्ट स्पेंसर को वैज्ञानिक व्यक्तिवादी कहा जाता है, इन्हें उग्र उग्र व्यक्तिवादी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, किसके अनुसार न्याय आत्मा का सद्गुण है, न्याय आत्मा का सद्गुण है, किसके अनुसार है, देखिए प्लेटो के अनुसार न्याय आत्मा का सद्गुण है, जिसका जो काम है वो काम करे, वो सही से काम करे, वही न्याय आत्मा का सद्गुण है, प्लेटो ने ऐसा कहा है। प्लेटो मतलब अपने अपने गुणों के अनुसार सभी लोग कार्य करें। अगर वो प्लेटो क्या कहता है कि साहस, जिसके अंदर साहस है वो अपना रक्षा करे, सिपाही करे, और जिसके अंदर फिलासफर जो है, जो फिलासफर है, जो दार्शनिक है, राजा कैसा हो, दार्शनिक हो, तो अपने अपने सद्गुण के अनुसार वो कार्य करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यह किसने कहा कि शक्ति का तात्पर्य मनचाहा प्रभाव पैदा करना। देखिए इसने, ये जो है बर्ट्रैंड रसेल ने कहा है, रसेल ने कहा है शक्ति का मतलब है कि मनचाहा प्रभाव पैदा करना, मतलब इनका इनका कहने का मतलब है कि अपने अनुसार दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित कर देना। जैसे अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो लोग ऐसे कहेंगे तो नहीं मानेंगे, तो शक्ति के अनुसार वो करती है, अपना पावर यूज करती है, तो लोग बदल देते हैं, चाहे वो कानून बना के करती है, चाहे जैसे भी करती है, मानना पड़ता है। तो शक्ति वही है, पावर जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक कौन है। वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक मैंने कहा था मार्क्सवाद, साम्यवाद या वैज्ञानिक समाजवाद, तीनों एक ही है, तो मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स हैं, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक हैं। फांसीवाद का उदय हुआ था, मैं कई बार बता चुका हूँ, इटली में हुआ था। किसने कहा था वैधपूर्ण शक्ति ही सत्ता है, किसने कहा था वैधपूर्ण शक्ति ही सत्ता है, तो रॉबर्ट डेल ने कहा था वैधपूर्ण शक्ति ही सत्ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, अस्तित्ववाद का जनक कौन है। अस्तित्ववाद का जनक सरने है, अस्तित्ववाद का जनक सरने है। क्वेश्चन नंबर 15, दल विहीन लोकतंत्र किसने प्रस्तुत की है। ये भारतीय विचारक के बारे में पूछ लिया है। दल विहीन लोकतंत्र, एक मिनट, दल विहीन लोकतंत्र किसने बताया है कि दल विहीन रहना चाहिए, कोई दल नहीं रहना चाहिए, कोई पार्टी नहीं रहना, भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जितनी पार्टियां हैं ये सब नहीं रहना चाहिए। ऑप्शन दिया है राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अंबेडकर और ये एम.एन. राय। इसमें से जेपी नारायण है। जेपी नारायण का, जयप्रकाश नारायण जिसे लोकनायक भी कहा जाता है, तो इनका मानना है कि कोई दल नहीं रहना चाहिए, कोई पार्टी नहीं रहनी चाहिए। और अंबेडकर का कहना है कि जो आज प्रतिनिधि प्रजातंत्र है ना हमारे देश में, तो प्रतिनिधि प्रजातंत्र नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। जैसे हम लोग ग्राम प्रधान को चुनते हैं तो प्रत्यक्ष चुनते हैं, और यहीं रहते भी हैं, वो शासन डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं, मतलब ग्राम लेवल पे। तो जो हमारा असल है, हमारा देश क्या है, अप्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक राज्य है। तो देश को देखो, पॉलिटिकल साइंस में देश को राज्य कहा जाता है। याद रहे, राजनीति शास्त्र में जब भी बात किया जाएगा, राज्य की बात करें तो वो देश के बारे में बात कर रहा है, ये नहीं उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार नहीं। ठीक है, तो अंबेडकर जी ये कहते हैं, देखिए आगे हो सकता है क्वेश्चन आ भी जाए, अगर आता है आपको, कहीं भी आता है तो आप ऐसा कर लेंगे। अंबेडकर कहते हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होना चाहिए राज्य में। भारत के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने बात किया है। क्वेश्चन नंबर 16, राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यह कथन किसका है। देखिए बहुत बार ये स्टेटमेंट आ चुका है, कैटलिन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है, कौन सा एक वर्गीकरण उल्लिखित नहीं है। अच्छा, सत्ता का लिखा है,
कौन सा एक सत्ता का वर्गीकरण में उल्लिखित नहीं है? मैंने बताया था सत्ता 3 प्रकार के हैं, पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, कानूनी सत्ता। पारंपरिक सत्ता वह जो कानूनों आधारों पे जो सत्ता मिलती है, जैसे राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, पारंपरिक सत्ता हो गई। करिश्माई सत्ता उसे कहते हैं जो एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के आधार पे कुछ बना देता है, उसे करिश्माई सत्ता कहते हैं। जैसे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ये जब विश्व युद्ध हो रहा था तो उसमें ये तटस्थ रहे, ये कहे कि हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, ना तो हम वारसा पैक्ट में रहेंगे, ना ही नेटो में रहेंगे, ना हम यूएसएसआर की तरफ से रहेंगे, ना ही अमेरिका गुट की तरफ से रहेंगे, हम तटस्थ रहेंगे। तो इन्होंने गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई, यही करिश्माई सत्ता कहा जाता है। अपना दिखाया व्यक्तित्व कि हम ऐसा ही रहेंगे। कानूनी सत्ता वो जो कानूनों के आधार पे पद मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, वो कानूनों के आधार पे वो करिश्माई सत्ता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग किया? देखिए, राजनीतिक संस्कृति का सबसे पहले लुसियन पाई ने प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 19, लोकतंत्र में अभिजन के सिद्धांत के समर्थक हैं। तो ये लोकतंत्र में अभिजन सिद्धांत के समर्थक यही हैं, मिचेल्स, मुस्का, पेरेटो, ये तीनों हैं। अगर अभिजन सिद्धांत की बात किया जाए तो ये तीनों हैं। सर्वाधिकार किस प्रकार के दलीय व्यवस्था को समर्थन करता है? तो ये सर्वाधिकार जो है, 2 प्रकार के सर्वाधिकार हैं। एक तो सर्वाधिकार है जो दलीय व्यवस्था जहाँ पे है, जैसे चाइना में दलीय व्यवस्था है, यूएसएसआर में भी दलीय व्यवस्था था, चाइना में रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वहाँ भी दलीय व्यवस्था है, लेकिन एक दलीय व्यवस्था है सभी पे। लेकिन जो सर्वाधिकार होता है वो क्या है, एक दल, एक समूह या एक व्यक्ति में विश्वास रखते हैं, एक व्यक्ति के शासन में विश्वास रखता है। तो दल विहीन व्यवस्था यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश कौन सी क्रांति द्वारा विश्व को दिया गया? देखिए, फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 22, प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि पर किसने बल दिया है? प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि पर किसने बल दिया है? देखिए, लोकतंत्र में अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो इनका प्रतिनिधि भी रहेगा, इनका भी आदमी कोई चुनाव लड़ेगा जो संसद भवन में जाएगा, इनके बारे में सोचेगा। तो ऐसी बात किसने कहा, अल्पसंख्यक का सपोर्ट किसने किया प्रजातंत्र में? जेएस मिल ने किया है। जेएस मिल का पापा का नाम था जेम्स मिल। तो जेम्स मिल जो है वो भी ऐसे ही थे, वो भी उदारवादी थे, ये भी उदारवादी ही हैं। लेकिन ये लोकतंत्र के बारे में यहाँ बात किया गया, यानी लोकतंत्र या प्रजातंत्र दोनों बात एक ही होती है। सर्वाधिकारवादी शासन का उदाहरण है, सर्वाधिकारवादी शासन का उदाहरण है, इसमें दिया है क्वेश्चन, तो आंसर दिया है साम्यवादी शासन, नाजीवादी शासन, फांसीवादी शासन। देखिए, सर्वाधिकारवादी अगर शासन की बात करें तो इसमें सबसे अच्छा अगर आंसर आएगा तो नाजीवादी शासन। वैसे इसमें उपयुक्त भी कह सकते हैं, क्योंकि साम्यवाद को स्थापित करने की बात करते हैं तो साम्यवाद भी कहते हैं अधिनायक, सर्वहारा का अधिनायक वर्ग जो है सत्ता में बैठ जाएगा। कौन कहता है? ये स्टालिन कहता है। स्टालिन कहता है कि अधिनायक तंत्र आ जाएगा, तो उनका अधिनायक तंत्र में सभी पे आधिपत्य बना देते, तो इसमें सभी सही हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, फांसीवादियों के अनुसार क्या श्रेष्ठतम है? फांसीवादियों के अनुसार क्या श्रेष्ठतर है? व्यक्ति, धर्म, राज्य, संगठन। फांसीवादी हमेशा कहते हैं राज्य से ऊपर कुछ नहीं है, राष्ट्र से प्रेम करो, राज्य से प्रेम करो, राज्य से ऊपर कुछ नहीं है, भारत माता की जय, भारत माता बलिदान मांग रही हैं, अपना बलिदान दे दो और हम शासन करेंगे। फांसीवादी कहते हैं ऐसा कि राज्य को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, राज्य होना चाहिए, राज्य से ऊपर कुछ नहीं है, राज्य से ऊपर कुछ नहीं, न आप हैं न आपकी नौकरी है, आपको नौकरी की ज़रूरत नहीं है, आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है, राज्य के लिए भारत माता बलिदान मांग रही हैं। ठीक है, फांसीवादियों के अनुसार। समझने के लिए, वैसे आप, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ये मत सोचना, मैं समझाने के लिए ऐसा मैं बोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा दार्शनिक आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रतिपादक माना जाता है? आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रतिपादक हॉब्स है। हॉब्स जो है आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रतिपादक माना जाता है। ठीक है। अगर यही व्यक्तिवाद की जगह पे अगर उदारवाद का पिता अगर कहा जाए, प्रतिपादक कहा जाए, तो लॉक हो जाएगा, जॉन लॉक हो जाएगा। लास्की लोक कल्याणकारी राज्य के प्रतिपादक हैं, लास्की या मैकाइवर, कहीं भी आए कि लास्की और मैकाइवर, मैकफर्सन,
तो ये लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वप्रथम कब और कहाँ धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया था? धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग तो यूरोप में ही होगा, कभी भी आएगा। कोई भी चीज़ होती पहले यूरोप में ही हुई, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा पूंजीवाद भी तो वहीं से सारा चीज़ स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है। मैंने बताया था आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता किसमें होती है? पूंजीवाद में होती है। पूंजीवाद लोग जब भी चाहेंगे वो सोचेंगे कि हमें, अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस डाल रहे हैं, कोई भी फैक्ट्री डाल रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री डाल रहे हैं, कोई भी कंपनी डाल रहे हैं, तो सरकार इसमें हस्तक्षेप न करे। आर्थिक कार्य में हमें स्वतंत्रता दे, हम अपना पैसा जुटा सकें, हम अपनी संपत्ति जुटा सकें, हमसे टैक्स वैक्स ना मांगे। आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता यही होती है, पूंजीवाद में होती है। अब व्यक्तिवाद में व्यक्ति को पूरी तरह छोड़ दिया जाता है। व्यक्तिवाद कहता है हमें खुला सांड छोड़ दो, हम जो करना होगा हम कर लेंगे, तुमसे ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मारेगा तो हमें पुलिस भेज देना, पुलिस राज्य की बात करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, सैमुअल पी हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के कितने चरण हैं? सैमुअल पी हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के 4 चरण हैं। इसको डिटेल में हम बता देंगे कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, नववामवाद कब मुख्य रूप से एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन था? 1960 से 1970 के दशक में नववामवाद शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 अगला क्वेश्चन है, उदारवाद का विकास दार्शनिक रूप में अधिकतम कहाँ हुआ? उदारवाद का विकास, देखिए जब मैंने कहा ना कि सबसे ज़्यादा गढ़ कहाँ है, सबसे ज़्यादा गढ़ इंग्लैंड में ही है। यूनाइटेड किंगडम में उदारवाद का दार्शनिक विकास हुआ। यूनाइटेड किंगडम तो इंग्लैंड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 प्रभाव का स्रोत है। प्रभाव का स्रोत क्या है? इसमें संपत्ति, शिक्षा, आकर्षण। प्रभाव का स्रोत देखिए तीनों हो सकता है, क्योंकि संपत्ति है, शिक्षा है, आकर्षण है। अगर यहाँ पूछता क्या नहीं है, तब इसमें थोड़ा आकर्षण को निकाला जा सकता है, लेकिन प्रभाव का स्रोत यहाँ तीनों हो सकता है। अगर आपके पास संपत्ति है, संपत्ति से भी किसी को लालच दे करके आप कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। शिक्षा है तो भाई वो अपर लेवल पे ही है। आकर्षण में किसी चीज़ का अट्रैक्शन दिखा के हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास हथियार है, हथियार हम आपको दे सकते हैं, तो थोड़ा आकर्षण बढ़ता है। बंदूक रखो घर पे, गाड़ी रखो, लोग आकर्षित होते हैं। तो आकर्षण भी प्रभाव का स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 32, पूंजीवाद का अंतिम चरण है। पूंजीवाद का अंतिम चरण क्या है? साम्राज्यवाद है। लेनिन ने कहा था ना पूंजीवाद का अंतिम चरण साम्राज्यवाद है। तो पूंजीवाद का अंतिम चरण ये लेनिन ने कहा है। लेनिन एक मार्क्सवादी है, कार्ल मार्क्स का चेला है। तो वो साम्राज्यवाद की बात करता है। वो जब पैसा बहुत अधिक हो जाएगा तो हम लोगों को कर्जदार बनाएंगे और अपना कब्जा जमाते चले जाएंगे। देख लो आप यहीं पे, किसी के पास भी अगर पैसा बहुत ज़्यादा होता है तो लोगों को कर्जदार बना देता है, फिर कहता है कि अभी ज़मीन छोड़ दो, अब हमारा हो गया। तो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? इसी तरह देश भी ऐसा करते थे। तो पूंजीवाद का अंतिम चरण ये साम्राज्यवाद। क्वेश्चन नंबर 33, सभी आदर्शवादियों का जनक किसे कहा जाता है? सभी आदर्शवादियों का जनक प्लेटो को कहा जाता है। ठीक है, सभी आदर्शवादियों का जनक प्लेटो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज का लेखक कौन है? पॉलिटिक्स एंड डेवलपिंग एरियाज का लेखक आमंड एंड कोलमैन है। ये दोनों लोग हैं, पॉलिटिक्स एंड डेवलपिंग एरियाज, आमंड एंड कोलमैन। क्वेश्चन नंबर 35, राजनीतिक संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? देखिए राजनीतिक संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में, जो राजनीतिक संस्कृति की बात किया, सबसे ज़्यादा अमेरिकी विचारकों ने बनाया है। इसलिए इन्होंने लोकप्रिय बनाया कि जैसे राजनीतिक संस्कृति क्या है? विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, एक स्ट्रक्चर है, एक संस्कृति है कि राजनीति हमारे यहाँ कैसा होना चाहिए। तो इस संस्कृति को इन्होंने लोगों ने सबसे ज़्यादा फैलाया है, लोकतंत्र को सबसे ज़्यादा फैलाया अमेरिकी विचारकों ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 36, पूंजीवाद का तत्व होता है। पूंजीवाद का तत्व किस पर? पूंजीवादी वर्चस्व, संपत्ति पर निजी स्वामित्व। मैंने कहा ना पूंजीवाद हमेशा आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता को मांग करता है। ये आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होना ही पूंजीवाद में हमेशा आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता मांगता है कि हमें बिजनेस करने दो, हमें हमारे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पूंजीवाद भी यही कहता है। और हम जो भी फैक्ट्री डालें, कंपनी डालें, हमें उसकी स्वायत्ता मिले, सरकार उसमें इंटरफेयर ना करे कि टैक्स वैक्स दो हमको। आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता को मांग करता है। संपत्ति चाहे हम जितना रखें, हमसे टैक्स ना लो, तो ऐसा करता है। क्वेश्चन नंबर 37, स्वामी विवेकानंद भारत का नाम लेकर जीते थे, वे मातृभूमि के अन्य भक्ति थे, उन्होंने भारतीयों को पूजा करना सिखाया। यह कथन किसका है? यह कथन है स्वामी रामानंद सागर का है। आई थिंक स्वामी रामानंद सागर का। क्वेश्चन नंबर 37 क्लियर नहीं है, आप लोग इसे देख लेना और देख के कमेंट में हमें भी बताना।
क्वेश्चन नंबर 38, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र समानता संबंधित है। तो मैंने कहा ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के जो जिले हैं जिन्हें कैंटन कहा जाता था, कैंटनों कहा जाता था, तो उसमें आज भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जैसे हम लोग प्रधान को चुनते हैं वैसे वहाँ के शासक को चुना जाता है। वहाँ का विधायक या जो हम वो विधायक डायरेक्ट वहाँ का शासन करता है, यानी वहाँ का शासक होता है। तो ये स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 29, उदारवाद का आर्थिक दर्शन है। उदारवाद का आर्थिक दर्शन किस में है? मैंने बताया ना, पूंजीवाद में है। आर्थिक दर्शन जब भी बात करेगा तो पूंजीवाद में बात करेगा। आर्थिक दर्शन जहाँ भी दिखे वो समझ लो पूंजीवाद है। व्यक्ति को अकेला छोड़ दो तो व्यक्तिवाद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, उग्र राष्ट्रवाद दर्शन है। उग्र राष्ट्रवाद कौन बात करता है? मैंने बताया था मुसोलिनी कहता था राज्य से ऊपर कुछ नहीं, राष्ट्र से ऊपर कहीं, राष्ट्र से प्रेम करो, भारत माता की जय लगाओ, भारत माता बलिदान मांग रही हैं। तो किस में होता है? फांसीवाद में होता है। फांसीवादी शासक कौन था? मुसोलिनी था, इटली में था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो देखिए, स्वराज शब्द का प्रयोग तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था सबसे पहले। और स्वराज की मांग जो है सरोजिनी नायडू ने भी किया, लेकिन सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 42, अराजकतावाद प्रादेशिक व्यावसायिक क्षेत्र में विकेंद्रीकृत व्यवस्था समर्थन करने वाली सर्वप्रथम सर्वोत्तम विचारधारा है। अराजकतावाद प्रादेशिक व्यावसायिक क्षेत्र में सीएम जोड़ जो है, ये दो प्रकार की कहते थे, दो प्रकार की संसद होने चाहिए, एक आर्थिक क्षेत्र में हो, एक जो है राजनीतिक का हो। तो दो प्रकार की संसद की बात करते हैं सीएम जोड़। क्वेश्चन नंबर 43, सिविक कल्चर नामक पुस्तक किसने लिखा है? सिविक कल्चर इसको लिखा है आमंड और बर्बा ने। आमंड बर्बा ने सिविक कल्चर को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 44, यूरोप और अमेरिका में भारतीय संस्कृति का प्रचार किसने किया? यूरोप और अमेरिका में आपको बताऊं, भारत का सबसे ज़्यादा अगर कहीं भी प्रचार, यूरोप अमेरिका ने पूरी दुनिया में कहीं प्रचार अगर सबसे ज़्यादा किया है भारतीय संस्कृति का, तो उन्होंने किया स्वामी विवेकानंद ने। ये इनको जो है यूथ आइकॉन भी कहा जाता है, और भारत में युवा दिवस भी इन्हीं के नाम पे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें आप लोग अब। क्वेश्चन नंबर 45, साहित्य के क्षेत्र में किस अस्तित्ववादी को नोबेल पुरस्कार दिया गया? देखिए, साहित्य के क्षेत्र में अस्तित्ववादी, इसमें अस्तित्ववादी देखिए सरने भी हैं, अल्बर्ट कामू भी हैं, कार्ल जास्पर्स भी हैं, लेकिन अल्बर्ट कामू को, जिसे कामू कहा जाता है, अल्बर्ट कामू को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, सरने को नहीं दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, पारंपरिक उदारवाद का चरित्र है। पारंपरिक उदारवाद का चरित्र है। पारंपरिक उदारवाद का मतलब होता है उदारवाद, वही उदारवाद जो व्यक्ति को कहता है कि छोड़ दो और व्यक्ति अपना काम कर लेगा, वही उदारवाद होते हैं। नकारात्मक राज्य की बात करता है कि सरकार कुछ न करे, सरकार जो है छोड़ दे, हम अपना कुछ कर लेंगे, तो नकारात्मक राज्य की बात करता है। पारंपरिक उदारवाद, अगर खाली उदारवाद लिखिए तो समझिए पारंपरिक उदारवाद है। और कैसा बात करता है? नकारात्मक राज्य की बात करता है। सकारात्मक राज्य की जब बात करेगा तो सकारात्मक उदार लिख करके आएगा, सकारात्मक उदारवाद लिख करके आएगा। तो सकारात्मक जो उदारवाद होता है लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। जैसे भारत में क्या है, सभी के लिए सोचना है, कोई बिजनेस करना चाहता है उसे लिए भी छूट दिया गया बिजनेस करने के लिए, कोई नौकरी करना चाहता है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल खोलना चाहता है, कोई सरकार अगर सरकारी हॉस्पिटल खोलना चाहती है, नौकरी दे रही है, तो यहाँ लोक कल्याणकारी राज्य, ये सकारात्मक उदारवाद यहाँ पे है, सकारात्मक उदारवादी राज्य हमारा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, डेमोक्रेटिक थियरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये सार्टोरी हैं, डेमोक्रेटिक थियरी सार्टोरी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 48, शक्ति का स्वभाव भ्रष्ट करना। मैंने कहा ना कि शक्ति भ्रष्ट करती है, और ज़्यादा शक्ति तो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट कर देती है। अगर पावर आपके पास बहुत ज़्यादा होगी तो उस देश को भ्रष्ट करके ही छोड़ती है। ये किसी ने कहा था? ये लॉर्ड एक्टन ने कहा था। लॉर्ड एक्टन ने ही कहा था कि अगर शक्ति सरकार के पास बहुत ज़्यादा हो जाए, सरकार निरंकुश हो जाएगी, तो वो भ्रष्ट करके ही छोड़ती है। तो भ्रष्टाचार वहाँ आना ही आना, क्योंकि सभी पे कानून सभी पर लागू करेगा, सभी क्रियाकलापों पर लागू करेगा। जब भी आप कोई धर्म मानने के लिए आपका अधिकार नहीं होगा, सभी जगह वो इंटरफेयर करेगा। तो लॉर्ड एक्टन का कथन है, क्योंकि लॉर्ड एक्टन एक समझिए अडानी अंबानी की तरह है। ये कहते हैं अगर भाई आर्थिक क्रिया पे भी वो अपना कानून चलाएगा, तो कहते हैं कि फ्री रहे तो ठीक है। तो इसीलिए इनको उदारवादी कहा जाता है। उदारवादी कह लीजिए या व्यक्तिवादी कह लीजिए, दोनों लगभग एक ही है, तो ये परिमार्जित रूप है बस।
क्वेश्चन नंबर 49, कानून बनाने और लागू करने की शक्ति होती है। कानून बनाने और लागू करने की शक्ति राजनीतिक शक्ति होती है। मैंने इसके पहले वीडियो में बता चुका है, जब भी कानून बनाने और लागू करने की शक्ति ये राजनीतिक शक्ति होती है। जैसे क्या कहते हैं, जैसे आप वोट देने का अधिकार क्या है? वोट देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। चुने और चुने जाने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। जब आप चुन जाएंगे, विधायक तो राजनीतिक अधिकार था, तो अब आपका काम, अब आप कानून बनाने जाएंगे। कानून बनाने जाएंगे तो राजनीतिक शक्ति भी तो होगा। वही सब मतलब बन गए तो अधिकार, अधिकार था जो चुन ही गए, और बन गए तो आपका पावर हो गया। तो क्या हो गया? वो राजनीतिक पावर हुआ ना, कि आप कानून बना रहे हैं संसद भवन में बैठ करके, और लागू जो करने वाला कार्यपालिका है, वो भी राजनीतिक शक्ति है। कार्यपालिका उसी विधायिका में से कार्यपालिका को बना दिया जाता है। जैसे कहो ना, विधायक यहाँ पे सांसद जाते हैं, वही सांसद में से मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, और भी अमित शाह गृह मंत्री बन गए। तो पहले ये लोग सांसद हैं, फिर ये लोग कार्यपालिका बन गए। तो कार्यपालिका इन्हीं को कहा जाता है लागू करने की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक हैं। देखिए, तार्किक वैधानिक सत्ता या कानूनी सत्ता के समर्थक की जहाँ बात की जाएगी तो मैक्स वेबर का नाम सबसे ऊपर रहेगा। मैक्स वेबर को ही आप कहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, संगम संस्कृति विशेषता। संगम संस्कृति की विशेषता भारत में है। भारत ही संगम संस्कृति है, जहाँ बहुत सारे संस्कृतियाँ हमारे यहाँ, बहुत सारे हमारे यहाँ कल्चर हैं। ठीक है। संगम संस्कृति भारत में ही है। हमारे यहाँ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों संस्कृति है। विधायिका अपना कानून बनाती है, विधि बनाती है। कार्यपालिका अपना उसे लागू करती है। न्यायपालिका न्याय की व्यवस्था देखती है। क्वेश्चन नंबर 52, द मैन ऑफ द हॉर्स बैक पुस्तक के लेखक हैं। द मैन ऑफ द हॉर्स बैक पुस्तक के लेखक फाइनर हैं, ऐसी फाइनर हैं। क्वेश्चन नंबर 53, राजनीतिक संस्कृति एक अवधारणा है। राजनीतिक संस्कृति एक अवधारणा है। कैसा है? राजनीतिक संस्कृति नीति शास्त्री है, नीतियाँ बनाने की अवधारणा है। राजनीतिक जो संस्कृति है, मैंने अभी राजनीतिक संस्कृति के बारे में क्या कहा, ये नीति है कि कुछ लोग नीति बनाते हैं, कुछ नीतियों को लागू करते हैं। यही राजनीतिक संस्कृति है। निम्नलिखित में कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक आयाम नहीं है? राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक आयाम नहीं है। देखिए, जब भी राजनीतिक आधुनिकीकरण की बात की जाएगी तो धर्म को निकाल दीजिए, जो भी रहेगा वो रहेगा। क्योंकि सभी लोग कहते हैं धर्म से ऊपर उठो, धर्म से ऊपर उठोगे तो सारा विकास हो जाएगा, राजनीतिक आधुनिकीकरण आएगा। धर्म से ऊपर उठ के ही राजनीतिक आधुनिकीकरण आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 55, सत्ता का प्रमुख कार्य है। सत्ता का प्रमुख कार्य क्या है? नियंत्रण करना, समन्वय बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना, सभी हैं। मैंने इसके पहले बता भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में किसने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की? मैंने बताया था इसके पहले, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कौन है? लास्की है। लास्की और मैकफर्सन के बारे में बताया था कि लास्की ने कहा है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सबसे पहले इन्होंने दिया। सबसे बड़े प्रतिपादक लास्की हैं और मैकाइवर भी हैं। ठीक है। अगर मैकाइवर भी आ जाए, मैकफर्सन नहीं, मैकाइवर भी आ जाए तो लास्की के अलावा अगर मैकाइवर हो तो मैकाइवर मार देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा दी है? देखिए, भारत में अभी मैंने इसके पहले बताया था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा किसने दिया था? भीमराव अम्बेडकर ने। अम्बेडकर ने कहा था प्रत्यक्ष लोकतंत्र होना चाहिए, प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए, हमारा सांसद चुन के नहीं जाना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए, जो यहीं शासन करे वही रहे। और अम्बेडकर जी ने कहा था ऐसा, भीमराव अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में संबोधित किया है? लोकतंत्र एक जीवन शैली है। इसको किसी ने कहा, इसको जो है इसमें टीबी स्मिथ ने कहा है, लोकतंत्र एक जीवन शैली है। लोकतंत्र एक जीवन जीने की शैली है, टीबी स्मिथ ने ऐसा कहा है। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण नहीं है। आरंभक जनमत संग्रह लोक निर्णय प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है। ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये अप्रत्यक्ष का उदाहरण है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी किसने लिखा है? मॉडर्न डेमोक्रेसी आपको दिखाते हैं, इसमें कौन कौन है। लास्की, लॉर्ड ब्राइस, रूडो स्टालिन। तो लॉर्ड ब्राइस ने मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक को लिखा है। लॉर्ड ब्राइस है। प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है। किसने कहा है? देखिए, डाइसी ने कहा है प्रजातंत्र वह शासन होता है जिसमें
जिसमें जिसमें हर व्यक्ति जिसमें जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है, प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। प्रत्येक व्यक्ति का भाग नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है, ऐसा डाइसी ने कहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, किसका कथन है कि प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार है? इसके पहले वाली कई वीडियो, 2 वीडियो मैंने बता चुका हूँ। अब्राहम लिंकन ने ऐसी बात बोला था। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था लोकतंत्र जो है जनता का शासन है और जनता के लिए है, जनता के द्वारा ही बनाया गया कानून से होता है। भारतीय संविधान किस भाग में सामाजिक न्याय की अवधारणा है? सामाजिक न्याय की अवधारणा जो है भाग 3 में ही है। भाग 3 में ही सामाजिक न्याय की अवधारणा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 64, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया? वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, मैंने कहा ना वैज्ञानिक व्यक्तिवाद कौन है? वैज्ञानिक व्यक्तिवाद हर्बर्ट स्पेंसर, सबसे इनको उग्र व्यक्तिवादी भी कहा जाता है, वैज्ञानिक व्यक्तिवादी भी कहा जाता है हर्बर्ट स्पेंसर को, तो स्पेंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, राज्य प्रकृति एवं अनिवार्य संस्था है। राज्य एवं प्रकृति की अनिवार्य संस्था किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? देखिए, राज्य को एक अच्छा माना जाता है कि राज्य एक प्राकृतिक है, अनिवार्य है। यूनानी जो थे, जो भी यूनानी थे विचारक, उन्होंने कहा कि राज्य एक प्राकृतिक है, अनिवार्य संस्था है, राज्य नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, राज्य का रहना जरूरी है, ऐसा आदर्शवादी कहते हैं। तो यूनानी जो आदर्शवादी हैं वो कहते हैं राज्य रहना चाहिए, राज्य ही में सब कुछ है, तो आदर्शवादी कहते हैं। वही आदर्शवादी आगे बढ़ जाता है तो ज़्यादा हो जाता है तो फांसीवादी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, किस विचारधारा का है? तो अनावश्यक बुराई कौन कहेगा? राज्य की आवश्यकता ही नहीं है, या अराजकतावादी कहते हैं। अराजकतावादी कहते हैं राज्य की ज़रूरतें नहीं है, राज्य किस लिए है, ज़रूरत है ही नहीं है, अनावश्यक बुराई है। राज्य रहेगा तो कुछ न कुछ कानून डालेगा, कुछ न कुछ कानून लगाएगा और स्वतंत्रता को छीनेगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अराजकतावादी, जैसे गांधी जी भी अराजकतावादी हैं, वो क्रोपाटिकिन भी अराजकतावादी हैं, बाकुनिन भी हैं, प्रूधो हैं, थोरो हैं, ये अराजकतावादी हैं। क्वेश्चन नंबर 67, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी शुम्पीटर ने लिखा है। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक इन्होंने ही लिखा है, शुम्पीटर ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, किस एक विचारक की यह मान्यता है कि राज्य एक उत्पीड़न का यंत्र है? देखिए, राज्य को नहीं मानते हैं, राज्य को शोषण मानते हैं, कहते हैं शोषण विहीन होना चाहिए, राज्य वर्ग विहीन होना चाहिए, शोषण विहीन राज्य होना ही नहीं चाहिए। राज्य को शोषण का यंत्र मानते हैं कि राज्य रहेगा तो शोषण करता है। कौन कहता है? अराजकतावादी नहीं है। अराजकतावादी कहते हैं कि अराजकतावादी के बारे में मत सोचना। देखिए, इसमें कौन कहेगा, अभी मैं बता रहा हूँ। राज्य होना ही नहीं चाहिए, पहली बात। शोषण विहीन समाज कैसा होना चाहिए? शोषण विहीन होना चाहिए, वर्ग विहीन होना चाहिए, कोई अमीर वर्ग बुर्जुआ वर्ग ना हो, कोई सर्वहारा वर्ग ना हो, दो वर्ग बटे ही न रहें, सभी लोग एक तरह रहें, समानता की बात करता है इसमें सबसे ज़्यादा। और राज्य बना किस लिए बना? शोषण करने के लिए बना, गरीबों का शोषण करने के लिए बना है, ऐसा कौन कहता है? कार्ल मार्क्स कहता है, मार्क्सवादी कहते हैं ऐसा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन एक उदारवाद से मेल नहीं खाता है? उदारवाद से मेल नहीं खाता है। देखिए, प्रतिनिधि सरकार और सीमित सरकार, ये उदारवाद से मेल खाता है। ठीक है। बुर्जुआ राज उदारवाद है कि भाई अमीर लोग ही शासन करेंगे, बुर्जुआ राज तो इसीलिए है कि अमीर लोग शासन करेंगे और व्यक्ति को अकेला छोड़ेंगे, कहेंगे भाई तुम अपना काम करो। सीमित सरकार शासन कम करे, खाली पुलिस का काम करे, ये व्यक्तिवाद कहता है, पुलिस का काम करे। व्यक्तिवादी तो कहते हैं राज्य खाली पुलिस का काम करे, सीमित सरकार का। प्रतिनिधि सरकार कहाँ होगी? वहीं होगी जहाँ उदारवाद होंगे। उदारवाद में ही सीमित सरकार की होगी। तो जब सकारात्मक उदारवाद की बात की जाएगी तो वहाँ पे लोक कल्याणकारी राज्य आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या दिया है? एक उदारवाद से मेल नहीं खाता है। लोक कल्याणकारी राज्य क्या है? सकारात्मक उदारवाद है, सकारात्मक उदारवादी राज्य है। सभी का ध्यान रखा जाता है, जो प्राइवेट बिजनेस करे वो भी कर सके और जो सरकारी नौकरी करना चाहे वो भी कर सके, उनका भी ध्यान रखा जाएगा। तो ऐसे लोगों को लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। गरीबों को पेंशन देंगे, गरीबों को राशन देंगे, ऐसा लोक कल्याणकारी राज्य है। भारत हमारा क्या लोक कल्याणकारी राज्य है।
लोगों के सभी के बारे में सोचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, एक देश में समाजवाद यह नारा किसने दिया है? एक देश में समाजवाद यह नारा स्टालिन ने दिया है। एक देश में समाजवाद स्टालिन ने कहा था, एक देश में अगर मार्क्सवाद की विचारधाराओं को जब आगे बढ़ाया तो कहा कि एक देश में जब पूरी तरह समाजवाद राष्ट्रीयकरण कर दिया, मार्क्स का राष्ट्रीयकरण कर दिया कि एक देश में जब समाजवाद आ जाएगा फिर वहीं से पूरे विश्व में समाजवादी अपनी जो विचारधारा है, जो मार्क्सवादी विचारधारा है उसको हम बनाएं। समाजवाद का मतलब सभी में समानता जब आ जाएगी तो हम आगे बढ़ाएंगे। तो स्टालिन ने ऐसा कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दृष्टिकोण उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है? राजनीतिक दृष्टिकोण उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है। मैंने कहा ना, उदारवाद के सिद्धांत से कौन संबंधित है? प्रतिस्पर्धी समूह, पराधीन वर्ग, वर्ग संघर्ष, वर्ग विहीन समाज। देखिए, वर्ग विहीन अगर बात करेंगे तो कौन आ जाएगा? आपको मालूम है वर्ग संघर्ष, मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष की बात करता है। पराधीन वर्ग, ये सब मार्क्सवाद के वर्ग। बस इसमें प्रतिस्पर्धी समूह यानी आपस में कंपटीशन रहे, ये कौन कहता है? ये उदारवाद ही करते हैं कि व्यक्ति को बिजनेस करने दो, आपस में कंपटीशन रहे, कंपटीशन में प्रतिस्पर्धी समूह रहे। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कथनों में से एक सही है। एक समाजवादी राज्य यथास्थिति का समर्थन करता है। एक समाजवादी राज्य भूमि में खदानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। एक समाजवादी राज्य स्वभावतः प्रजातंत्र विरोधी है। एक समाजवादी राज्य मुक्त व्यापार का समर्थन करता है। देखिए, जब भी समाजवादी राज्य रहेगा वो क्या करे? समाजवादी राज्य सभी चीज़ों को राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, यानी सरकारी बनाना चाहता है। सोचता है कि सरकारी हॉस्पिटल हो, सरकारी रेलवे हो, सभी का कल्याण हो, और उसमें प्राइवेट की बात ही नहीं करता। समाजवादी राज्य ऐसा ही होता है, प्राइवेट की बात नहीं करता है। तो राज्य, भूमि, खानों को सबका राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, सभी को सरकारी बनाता है, सभी को सरकारी हॉस्पिटल बनाएगा, सभी को सरकारी स्कूल बना देगा, तो सरकारीकरण करना चाहता है। तो समाजवादी, तो वही वाला सही है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 73, उदारवाद का मूल तत्व है। मैंने बताया था कई बार, उदारवाद का मूल तत्व क्या है? व्यक्ति स्वतंत्रता। जहाँ स्वतंत्रता की बात हो, उदारवाद। जे.एस. मिल स्वतंत्रता के सबसे बड़े पुजारी हैं। अब ये पूछा जाए सबसे बड़ा स्वतंत्रता का पुजारी कौन है, तो जे.एस. मिल हैं। तो उदारवादी हैं जे.एस. मिल हैं, सबसे बड़े स्वतंत्रता के पुजारी हैं। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से किसने रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा दी? रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा जॉन रॉल्स ने दिया है। अब इसको समझाना पड़ेगा, जॉन रॉल्स का जो थियरी है इसे समझाना पड़ेगा। बस इतना आप स्टेटमेंट याद कर लो कि किसने दिया है रात्रि प्रहरी राज की, तो जॉन रॉल्स ने दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, लोकतंत्र की सफलता के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया है। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र, किसने कहा है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया? किसने ऐसा किया है? ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा वही कर सकता है जो उदारवादी होगा। जो उदारवादी होगा कहेगा कि सबको अगर वोट दे देंगे, वोट का अधिकार दे देंगे बराबर, तो वो, जैसे हमारे देश में सबको वोट का अधिकार बराबर है, एक व्यक्ति एक वोट देगा 18 साल से ऊपर है तो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये कहते हैं कि लोकतंत्र तभी सफल होगा क्योंकि जो अनपढ़ गंवार है वो कैसे वोट देगा? उतना ही वोट उनका भी रहे, जो पीएचडी करा रहे उनका उतना ही, उसका भी वोट का मूल्य रहे। तो कहते हैं नहीं, जिसके पास संपत्ति हो उसका वोट देने का अधिकार ज़्यादा होना चाहिए, एक वोट या 2 वोट दे, और जो पढ़ा लिखा हो वो वोट उसी हिसाब से दे। तो कहते हैं अनुपातिक रूप से दे, गंवार को वोट ना दे। गंवारों को तो वो ये वोट का समर्थन ही नहीं करते कि गंवार भी वोट दे। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब यही होता है कि अनुपातिक रूप से दे। संपत्ति बस, जिसके पास संपत्ति है, क्योंकि उसको मालूम है किसे देना चाहिए किसे नहीं देना चाहिए। जो पढ़ा लिखा उसे मालूम है किसे देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो प्रतिनिधित्व प्रणाली की अगर बात करें ये, तो जे.एस. मिल है। क्वेश्चन नंबर 76, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनिवार्यतः एक संश्लेषण है। तो पहली वीडियो से ही कई बार क्वेश्चन आ चुका है उदारवाद तथा समाजवाद का। अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी किसे कहा गया है? अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी किसे कहा गया है? जे.एस. मिल को अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78,
यथाभाव्यम नीति संबंधित है। यथाभाव्यम नीति जो है व्यक्तिवाद से संबंधित है, याद रखें। यथाभाव्यम नीति ये आता नहीं है, आ गया है, व्यक्तिवाद से संबंधित है। ठीक है। सबसे ज़्यादा आप लोगों का क्वेश्चन जो है प्रजातंत्र से आया है, अभी हम बात करेंगे। पहले क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन नंबर 79, सामाजिक न्याय का लक्ष्य। सामाजिक न्याय का लक्ष्य, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका। सामाजिक हित से है, किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी के पास काला गोरा में भेदभाव न किया जाए। सामाजिक न्याय ये होगा, किसी के साथ नौकरियों में भेदभाव न किया जाए। अगर लंगड़ा है तो उसके साथ भी उसी प्रकार व्यवहार किया जाए जो लंगड़ा नहीं है। जो अंधा है तो उसके साथ उसी प्रकार भेदभाव, उसके साथ भी भेदभाव न किया जाए, उसे भी नौकरी दिया जाए। तो सामाजिक न्याय यही है, सभी के साथ भेदभाव नहीं करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, व्यापक संदर्भ में सामाजिक न्याय का सिद्धांत किसने दिया है? देखिए, व्यापक संदर्भ में अगर सामाजिक न्याय का सिद्धांत अगर किसी ने दिया है तो जॉन रॉल्स ने दिया है। जॉन रॉल्स वितरणात्मक न्याय की बात करते हैं। इनका मतलब ये है कि सभी को न्याय मिले, सभी को हर स्तर पे कानूनी न्याय, कानून की समानता हो, सभी के लिए कानून बराबर होना चाहिए। और अगर कोई मान लीजिए मर्डर कर दिया तो ऐसा नहीं उसके लिए, एक आदमी के लिए 302 लगे, दूसरे के लिए कोई कानून न लगे, सभी के लिए कानून बराबर होना चाहिए। लेकिन इन्होंने एक न्याय, एक बात ये भी कहा है कि सबका न्याय के बारे में इन्होंने पूरी अच्छी तरह से डिटेल में बात किया इन्होंने, कि अगर कोई गरीब है, असहाय है, तो उसके लिए सरकार सपोर्ट भी करे, उसके लिए नौकरियों में छूट दे। ये इनका वितरणात्मक न्याय का प्रणाली है। जॉन रॉल्स न्याय के संदर्भों के बारे में जाने जाते हैं। न्याय का सिद्धांत इनका बहुत फेमस सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 81, आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है। आधुनिक प्रजातंत्र कई बार आ चुका क्वेश्चन में। आधुनिक प्रजातंत्र प्रतिनिधि प्रजातंत्र की को ही कहा जाता है। जैसे हमारे देश में क्या आधुनिक प्रजातंत्र है? आधुनिक प्रजातंत्र क्या, हम लोग एक चुनते हैं, अपना विधायक चुनते हैं, एमपी एमएलए चुनते हैं, वो हमारे लिए योजनाएं बनाते हैं, हमारे लिए नीतियों को लागू करते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, डेमोक्रेटिक थियरी पुस्तक कौन लिखा है? तो डेमोक्रेटिक थियरी सार्टोरी ने लिखा है। इसके पहले भी शायद ये आ चुका है, इसी में सार्टोरी ने लिखा है डेमोक्रेटिक थियरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, वर्ग चेतना का सिद्धांत किस विचारक से संबंधित है? जहाँ वर्ग की बात आए वहाँ समझ लिए मार्क्स जरूर आएगा। वर्ग चेतना के बारे में बताएगा कौन? मार्क्स बताएगा। जहाँ भी वर्ग की बात आए वहाँ मार्क्स से जरूर याद रखना कि वहाँ मार्क्स ही बात करेगा। वर्ग मतलब बुर्जुआ वर्ग, सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग कौन होता है? मजदूर वर्ग होता है। बुर्जुआ वर्ग कौन होता है? अमीर वर्ग होता है। तो वर्ग चेतना की बात करता है कि मतलब वर्ग चेतना मतलब वर्गों के बारे में जानो, चैतन्य रहो, अलर्ट रहो, क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 85, हॉब्स की सामाजिक सामाजिक संविदा सिद्धांत आधारित है। समझौतावादी कहते हैं हॉब्स का समझौतावादी सिद्धांत किस पर आधारित है? तो हॉब्स कहते हैं कि भय पर उपयुक्त में से शांति की खोज पर, स्वार्थ पर, भय पर। ये कहते हैं कि जो सामाजिक समझौता है क्या है? सामाजिक संविदा सिद्धांत आधारित है भय पर, डर पर। ये कहते हैं भय पर है। ये कहते हैं मनुष्य जो है स्वार्थी होता है, लालची होता है। तो अगर जो राज्य अस्तित्व में आया है तो वो डर के कारण आया है। लोगों ने आपस में समझौता किया तो राज्य को बनाया। तो भय पर इसमें ज़्यादा सही होता है। हॉब्स की सामाजिक संविदा आधारित है, सामाजिक संविदा आधारित है। भय और स्वास्थ्य इसमें दोनों होगा, लेकिन सबसे उचित अगर इसमें होगा तो भय पर ही होगा, स्वास्थ्य पर होगा, स्वास्थ्य पर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, ये स्वास्थ्य पर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 86, व्यक्तिवाद समर्थन करता है। मैंने बताया था ना, व्यक्तिवाद किस पे समर्थन करता है? योग्यता का, प्रतिस्पर्धा का, श्रेष्ठ उत्तरजीविता का। देखिए, योग्यता का विश्वास करता है, सही है। प्रतिस्पर्धा पे भी भरोसा करता है, कहता है कि जो योग्य हो उसको उतना ही बढ़िया मिले। सर्वश्रेष्ठ उत्तरजीविता का, भाई जो सर्वश्रेष्ठ है बस उसी को मिले, उसी को काम मिले, वो अपना व्यक्ति को अकेला छोड़ो। प्रतिस्पर्धा का सबसे ज़्यादा समर्थन करता है।
इसमें सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 87, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किस विचारक ने प्रतिपादित किया है? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किसने किया? मार्क्स ने किया। भौतिकवादी वह मतलब सबके पास जो है उत्पादन की प्रणाली आ जाए, सबके पास उत्पादन सिस्टम आना चाहिए, जैसे सभी के पास गाड़ी, ट्रैक्टर, घोड़ा, ये सभी चीज़ें होना चाहिए। किसके पास होना चाहिए? तो भौतिकवादी बात कर रहा है ना, मार्क्स से। कार्ल मार्क्स ने ही बात किया है। क्वेश्चन नंबर 88, करिश्माई सत्ता का आधार है। करिश्माई सत्ता का आधार क्या? नेता की योग्यता, व्यक्तित्व की करिश्माई प्रभाव। देखिए इसमें दोनों हो जाएगा। नेता की योग्यता, जवाहरलाल नेहरू के पास योग्यता था तभी तो। व्यक्तित्व का करिश्माई, उन्होंने करिश्माई बताया, करिश्माई अपना प्रभाव दिखाया। गुटनिरपेक्ष नीति, आज भी हम गुटनिरपेक्ष नीति पे ही चलते हैं। हमारी सरकार चाहे कोई भी गवर्नमेंट आएगी गुटनिरपेक्ष नीति पे ही चलती है। तो दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, व्यक्ति अपने हितों का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक होता है, किस विचारधारा से संबंधित है? इसके पहले हम बता चुका हूँ। व्यक्ति अपने हितों का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक होता है, वो जानता है कि हम ठीक है, हमारे हमारे हमारा अपने दिमाग पे कंट्रोल है। ये कौन कहता है? सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिवाद होता है ना। व्यक्तिवाद का परिमार्जित रूप कौन होता है? उदारवाद होता है। तो इसमें उदारवादी होगा। अधिनायक तंत्र का लक्षण है। अधिनायक तंत्र का लक्षण देखिए कहाँ होता है। आप आगे देखिए, अधिनायक तंत्र का लक्षण है किसमें? स्वतंत्र प्रेस में, प्रभावशाली विरोधी दल में, निरंकुश प्रभुसत्ता में। अधिनायक तंत्र निरंकुश होता है। अधिनायक तंत्र मतलब ऐसा तंत्र जिसका सभी पर अधिकार होगा, वही अधिनायक तंत्र होता है। तो निरंकुश जब प्रभुसत्ता रहेगी, निरंकुश एक समूह रहेगा या राजा रहेगा तो सभी पे अधिकार रहेगा, तो वही अधिनायक तंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 91, विचारधारा जो निजी संपत्ति को समाप्त करने की समर्थन करती है कौन है? व्यक्तिवाद, उदारवाद, समाजवाद, उपयोगितावाद। देखिए व्यक्तिवाद, उदारवाद निजी संपत्ति को समाप्त करने की बात नहीं करती है। उपयोगिता निजी संपत्ति को समाप्त करने की बात नहीं करती है, ये तो और बढ़ावा देते हैं। पर समाजवाद क्या करता है? वो कहता नहीं, सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए, सरकारी स्कूल होना चाहिए, सरकारी कॉलेज होना चाहिए, IITN कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, सरकारी कॉलेज होना चाहिए, और सभी लोग जो उसी में एडमिशन भी लेना चाहते हैं सरकारी में ही। तो समाजवाद विचारधारा ऐसी करती है। हमारी वर्तमान सरकार जो है व्यक्तिवाद पे ज़्यादा चलती है। लोगों को स्टार्टअप कराओ, बिजनेस कराओ, स्टार्टअप सिखाओ, इनको कैसे आत्मनिर्भर बनाओ। आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, आत्मनिर्भर व्यक्ति होना चाहिए। तो व्यक्तिवाद पे, समाजवाद सरकारीकरण पे ध्यान देती है। क्वेश्चन नंबर 92, किसके खिलाफ समाजवाद तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में उभरा? किसके खिलाफ समाजवाद तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में उभरा है? देखिए इसमें सबसे ज़्यादा व्यक्तिवाद के खिलाफ में उभरा है। भाई व्यक्तिवाद जो होगा वो सबको इंडिविजुअल कहेगा तुम अपना अपना कर लो, स्टार्टअप करो अपना, व्यक्तिवाद करेगा। समाजवाद कहेगा नहीं भाई, निजी संपत्ति जो है ना उसको सरकारी बना दो, बैंकों को सभी को सरकारी बना दो, तो सबको सरकारी करता है। क्वेश्चन नंबर 93, लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? लोकतंत्र क्या है? राजनीतिक संप्रभुता पर आधारित है। लोकतंत्र राजनीतिक संप्रभुता पर आधारित है। हमारा लोकतंत्र क्या है? राजनीतिक संप्रभुता है ना। हमारी संप्रभुता क्या है? राजनीतिक संप्रभुता है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो निर्णय लेने की अधिकार रखते हैं। कौन सी संप्रभुता है? कैसे संप्रभु है? और राजनीतिक संप्रभु है, राजनीतिक पद है वो, राजनीतिक पद उन्हें मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 94, कारपोरेट राज्य के सिद्धांत की व्याख्या करता है। देखिए कारपोरेट राज्य के सिद्धांत की व्याख्या कौन करता है? फांसीवाद करता है। फांसीवाद कहता है कारपोरेट राज्य होना चाहिए जिसमें सभी को, दो प्रकार के राज्य होना चाहिए जिसपे सभ्य आधिपत्य, फांसीवाद शासक तानाशाह होगा। मुक्त श्रम की व्यवस्था संबंधित है। मुक्त श्रम की व्यवस्था मैंने इसके पहले भी बता चुका हूँ। मुक्त श्रम की व्यवस्था कहाँ पे होगा? उदारवाद में होगा। उदारवाद में नहीं, पूंजीवाद में होगा, जिसमें सभी को अपना कार्य करने की छूट रहेगी, सभी अपना व्यवसाय कर सकते हैं। 1971 में प्रकाशित थियरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक लेखक किसने की थी? थियरी ऑफ जस्टिस नामक जस्टिस एज ए फेयरनेस जॉन रॉल्स ने ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 97 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलिखित नहीं है? द सिविक कल्चर, ग्रेविल आमंड और सिडनी बर्बा। द सिविक कल्चर आमंड और सिडनी बर्बा ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर अगला बी है, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, ये सैमुअल पी हटिंगटन ने लिखा है। द हिस्ट्री है, ऐसा होना चाहिए, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन,
ये एडम स्मिथ नहीं लिखे हैं, इसको फ्रांसिस फुकुयामा ने लिखा है। क्वेश्चन अगला है डी, यही वाला सही है। क्वेश्चन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। एडम स्मिथ नहीं, फ्रांसिस फुकुयामा है, इसको लिखा है। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट लुसियन पाई ने ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 98, संख्या और शक्ति के आधार पर शक्ति के दो प्रकार की संस्कृति है। जन संस्कृति, अभिजात संस्कृति, दोनों है। जन संस्कृति और अभिजात संस्कृति है। जन संस्कृति और अभिजात संस्कृति संख्या और शक्ति के आधार पर दो प्रकार की संस्कृतियों के बारे में बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 99, ऑलिगार्की का लौह कानून सिद्धांत किससे है? जब आपसे पूछा जाए कि अल्पतंत्र का लौह कानून का सिद्धांत किसने दिया है, तो मिचेल्स हैं। तो लोहा का कानून तो मिचेल्स हैं। बस ये समझो आप, बस मिर्चे से आप नाम याद रखो, मिचेल्स। अल्पतंत्र का लॉ कानून मिचेल्स है, ऑलिगार्की का लॉ कानून मिचेल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 100, राजनीति को कौन क्या पता है, कब और कैसे, इसने परिभाषित किया। मैंने कहा ना कि जब कौन क्या कैसे, हु हाउ व्हेन व्हाट जब आए कहीं भी, तो ये समझ लो हेराल्ड लासवेल है। लासवेल ही बस एक ही बात की है, राजनीति कब और कैसे, ये हेराल्ड लासवेल है। जब भी कहीं पे आए आप ऐसा करेंगे। आज के लिए यहीं तक, और मैं आगे बताना चाह रहा हूँ, आप सभी लोग एक आंसर पेपर ले लो, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, जितना मैं बताया हूँ इतनी वीडियो का आप देख लो। इतनी ही वीडियो से आप अच्छे से जो मैं बोल रहा हूँ उसे लिखो भी। एक वीडियो मैं और बना दूंगा, शायद आपको लिखना भी ना पड़ेगा, उसे लिख करके याद कर लेना। तो विचारकों के नाम भी लिखूंगा, पूंजीवाद सभी पर मैं डिटेल थोड़ा सा बना दूंगा। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, 1 घंटे की वीडियो होगी, थोड़ी वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन उतने से आपका 100 क्वेश्चन निश्चित रूप से, आप थोड़ा बस 1 हफ्ता मेहनत कर लेंगे तो 100 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन में से बिल्कुल आप सही से ध्यान से पढ़ लिए तो 90 तो सही हो जाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।